नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो चुका है। राजधानी प्रदेश की देहरादून में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। वहीं देहरादून के सीएमओ ऑफिस में वैक्सीन की पूरी खेप को सुरक्षित रखा गया है। इस बीच स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 16 जनवरी से उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान शुरू होगा और कोरोना वैक्सीन की कुल 1,13,000 डोज राज्य को मिल चुकी हैं। वहीं कल से ही राज्य के नजदीकी जिलों में जरूरत के हिसाब से डोज पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य के सभी लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। वैक्सीन मिली है, इनके साथ हमें ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजेस भी प्राप्त हुई है ताकि हम लोग इस वैक्सीनेशन का पूरे प्रोसेस को करा सके। साथ ही साथ हमारे जो एक वैक्सीनेशन कार्ड भी मिला है हमें, जो वैक्सीनेशन कार्ड हम जिसको वैक्सीन लगाएंगे उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी वैक्सीन हमें मिली है उसमें 10% हम लोग मोटा 10% मान के चलेंगे कि उसमें वेस्टेज है, और जो बाकी रेस्ट नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उतने फिर बेनिफिशियरी को हम लोग फर्स्ट स्टेज में डोसेस देंगे। उदाहरण के तौर पे यदि हमें 1 लाख वैक्सीन मिली हो तो हम लोग करीब 10% वेस्टेज निकाल के 90,000 वैक्सीन हमारे पास बचेंगी। हाँ जी, तो हम अगर 2 को देंगे तो इसका मतलब फर्स्ट फेज में यानी कि हमारा जो 16 तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो 45,000 लोगों के लिए स्टार्ट होगा। अब ये जो 45,000 तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, हमारा जो इसके हिसाब से फिगर है करीब 50,000 के आसपास आएगा जो हमारा वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। इसके लोग हैं, सबसे पहले तो हमारे जो स्टेट के अपने लोग हैं, जिससे स्टेट में हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, जिससे स्टेट के जो पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं प्लस हमारे जो प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स, ये दोनों ही सम्मिलित हैं। इसके अलावा हमारे जो आर्म्ड मेडिकल फोर्सेस हैं AFMS, उनके लिए 3450 वैक्सीन उनके लिए एयरमार्क्ड हैं AFMS के लिए। स्टेट में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए 107,530 1,07,530 ये हमारे स्टेट के लोगों के लिए मिलेगी, जिसमें पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट हेल्थ दोनों ही सम्मिलित हैं। साथ ही साथ फिर हमारे जो सेंट्रल के हमारे वर्कर्स हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, आपके एम्स के हो गए या ONGC के वर्कर्स हो गए, उनके लिए 1,640 ये सारी की सारी एयर मार्किंग भारत सरकार के द्वारा जनपदवार किया गया है, प्लस इन तीनों कैटेगरीज में किया गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान सीएम रावत योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ पतंजलि फेज 2 में पहुंचे, जहां उनका स्वागत आचार्य कुलम के छात्रों ने मंगल तिलक लगाकर किया। वहीं सीएम रावत महापारायण यज्ञ में भी शामिल हुए और सीएम रावत ने यज्ञ में स्वामी रामदेव के साथ सहभागिता की और आहुति दी। तो महापारायण यज्ञ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए हैं, उनके साथ स्वामी रामदेव भी मौजूद थे और इस दौरान वहां पर छात्रों ने उनको तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया है और इसके बाद से उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए हवन किया है और उसमें आहुतियां भी दी हैं। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संगठन का विस्तार किया, जिसमें राज्य के सभी 13 जिलों के जिला प्रभारी चुने गए। साथ ही विकासनगर के पूर्व विधायक नवप्रभात की अध्यक्षता में 13 सदस्यों की चार्जशीट कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी सरकार की नाकामियों की लिस्ट तैयार करेगी। वहीं कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षों को जिलों का प्रभार दे दिया गया है और जिला प्रभारियों को हर महीने बैठक करने, संगठनात्मक मजबूती के साथ ही आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए जाने की जिम्मेदारी होगी। इस दौरान धस्माना ने यह भी बताया कि कांग्रेस 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। तो सरकार की नाकामियों पर कांग्रेस की नजर रहेगी। नाकामियां निकालने के लिए एक कमेटी तैयार की गई है और ये उन चीजों की लिस्ट बनाएगी जहां पर सरकार फेल हुई है। संगठन और संघर्ष साथ साथ, ये नारा दिया है प्रीतम सिंह जी ने नए साल के लिए और उसमें पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लग गई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जी का भी 3 दिवसीय दौरा था, उन्होंने
पूरे प्रदेश में अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके प्रभार सौंपे हैं जिले संगठन के। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्षगण हैं, जैसे राजेंद्र भंडारी साहब हैं पूर्व मंत्री, उनको पौड़ी संगठनात्मक जिले का प्रभार दिया गया है। हमको कोटद्वार का प्रभार दिया गया है और कोटद्वार के प्रभार के साथ साथ हमें जो तमाम कार्यक्रम पार्टी के होंगे उनकी मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया है। इसके साथ ही रणजीत रावत जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उधम सिंह नगर का उनको प्रभारी बनाया गया है। हमारे महेंद्र पाल जो पूर्व सांसद हैं, उनको हरिद्वार का प्रभारी बनाया गया है। इस प्रकार से उपाध्यक्षों को जिले के प्रभार दिए गए, महामंत्रियों को भी संगठनात्मक जनपदों के प्रभार दिए गए और इसके अलावा जो विधानसभाएं हैं, प्रत्येक विधानसभा के लिए एक सचिव की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष जी ने करी है। 70 की 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी हमारे सचिव स्तर के होंगे जो विधानसभाओं में जाएंगे, बूथ बनाएंगे, वहाँ की बैठकें जो मासिक बैठकें हैं उनको करेंगे, सारे अपने जितने उनके अंडर में ब्लॉक आते हैं उसकी रिपोर्ट अपने जिला प्रभारियों को देंगे, जिला प्रभारियों के साथ बैठक करके जो भविष्य की रणनीति है उनको तय करेंगे और जो हमारे जिलों के प्रभारी हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि जो पार्टी संगठनात्मक के अलावा आंदोलनात्मक कार्यक्रम देगी उनको कैसे सफल करना है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बीच टम्टा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा बनाए जाने का समर्थन किया है। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। साथ ही ये उम्मीद जताई कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा जरूर होगा। वहीं प्रदीप टम्टा ने यह भी कहा कि हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरे भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री का चेहरा दिए जाने से देर से घोषित किए जाने पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा है। ऐसे में हरीश रावत को विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना सही है, जिससे पार्टी को चुनाव में उनके अनुभव का फायदा मिल पाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और राज्य के 2002 से लेकर 7, 12, 17 के उदाहरण दिया। मेरा कहना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसने हर राज्य की विशेष स्थितियों के हिसाब से समय पर मुख्यमंत्री के चेहरे को भी घोषित किया है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मेरा आपके माध्यम से भी प्रदेश प्रभारी से भी आग्रह है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूँगा भी, हम सब मिलेंगे कि इस राज्य में कांग्रेस की एक बड़े वर्ग की भावना है। विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन है, मेरे जैसा एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता भी है। उनको हमारी इस भावना को राष्ट्रीय नेतृत्व के समय रखना चाहिए। हमारा एक ही भाव है कि अगर 22 में आप हरीश रावत जी को चेहरा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाल कुआं में भी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला प्रवक्ता हरेंद्र सिंह कुइरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही किसानों की सच्ची हितैषी है। साथ ही यह भी साफ किया कि राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और हरीश रावत ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इस बीच उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस 50 सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। साथ ही हरेंद्र सिंह कुइरा ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है और ये बताया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है, सिर्फ भाषणबाजी से जनता को गुमराह किया जाता है। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं देखी है। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी से पूरी निष्ठा और लगन से लगे हुए हैं। इस बीच उन्होंने किसानों और युवाओं की समस्याओं को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। से बड़े चेहरे के रूप में अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त सबसे लोकप्रिय चेहरा जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के महासचिव, पंजाब के प्रभारी आदरणीय हरीश रावत जी का चेहरा है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के स्वर्ग में जाने के बाद अगर हमारे पास कोई चेहरा इस उत्तराखंड में है तो हरीश रावत जी का चेहरा विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कार्यकाल में बहुत सारी योजनाओं को अंजाम दिया। दूसरा यह है कि यहाँ पर जो है हाईकमान को तो एक भी मिनट देर ही नहीं करनी चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे नए प्रभारी देवेंद्र यादव जी को मैं विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं की ओर से
1 मिनट भी इसमें देरी न करें, हरीश रावत जी को सीधे सीधे यहाँ पर 2022 के लिए चेहरा घोषित कर दें और उनके नेतृत्व में हम कार्यकर्ता अपना काम में लग जाएं और धीरे धीरे सब लोग मिल करके यहाँ पर काम करेंगे। प्रदेश में कोई गुटबाजी जैसी चीज़ नहीं है, सब लोग मिल करके कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को कम से कम 50 सीटों से यहाँ पर जिताना है, लेकिन हरीश रावत जी का चेहरा आगे होता है तो जनता और कार्यकर्ता दोनों में भारी जोश और उत्साह होगा यहाँ पर। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार गढ़वाल के दौरे पर हैं। वहीं दौरे के आखिरी दिन वो श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसीएल हॉल में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने शहर के व्यापारियों, राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोगों समेत कई लोग वहां पर शामिल हुए। वहीं श्रीनगर में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने पार्किंग की समस्या को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। प्रदेश में नए थाने चौकियों को भी खोलने की कार्य योजना बनाई जाएगी। जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों दोनों सभी लोग सहमत हैं, तो उसमें प्रयास करेंगे कि वहाँ चौकियाँ खोली जाएं। दूसरी बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, क्योंकि यात्रा भी बढ़ती जा रही है, विंटर टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, एडवेंचर टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है और पार्किंग है नहीं। तो ये हमें नगर पालिकाओं के साथ, जिलाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेट करके एसएसपी को कहा है कि कोशिश करें कि मल्टी स्टोरी पार्किंग बनवाई जाए, जिससे जो है ट्रैफिक और सुगम हो सके। तो ये बड़ी समस्या है। ऐसी पुलिस व्यवस्था, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि ऐसी पुलिस व्यवस्था हो जाए जिसका अपराधियों में खौफ हो, डर हो और आम आदमी इसको पुलिस को देख के सुरक्षित महसूस करे, सम्मानित महसूस करे थाने जाने में, चौकी जाने में। और दूसरा, मैंने पुलिस कर्मियों से कहा है कि हम उनके कल्याण का पूरा ख्याल रखेंगे, किंतु किसी भी रूप में उनकी पब्लिक परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए और जो उनको अधिकार दिए हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोई पुलिसकर्मी अगर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रुद्रपुर में बहने वाली कल्याणी नदी के विकास को लेकर अब सरकार काम करने की तैयारी में है। इसके लिए रोटरी क्लब के साथ ही नगर निगम भी आगे आ चुका है। रोटरी क्लब रुद्रपुर के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल की माने तो रुद्रपुर की कल्याणी नदी सिडकुल आने से पहले एकदम साफ हुआ करती थी, लेकिन अब उसका पानी इतना गंदा और जहरीला हो चुका है कि लोग उसके पास तक खड़ा होना पसंद नहीं करते। इसके लिए रोटरी क्लब नगर निगम की टीम के साथ मिलकर नदी को साफ करने की मुहिम चलाई जाएगी। वहीं इस नदी को विदेश की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसके शुरुआती दौर में कल्याणी नदी का 100 मीटर का हिस्सा लेकर उस पर काम किया जाएगा। उसमें आने वाले शिविर के पानी और कचरे को पहले ही जाल लगाकर रोक लिया जाएगा और उसमें पड़े कचरे को नमामि गंगे योजना के तहत साफ किया जाएगा। वहीं नदी के आसपास पेड़ पौधे लगाकर उसको खूबसूरत बनाएंगे। तो सरकार ने प्लान बना लिया है और इसमें बिल्कुल साफ कर दिया है कि कल्याणी नदी का अब कल्याण होने वाला है। जो भी कचरा इसमें गिरता है उसमें जाल लगाकर उस कचरे को पहले छाना जाएगा, ताकि जो ठोस कचरा है उसको इससे अलग किया जा सके और इसको 100 मीटर पहले काम किया जाएगा और 100 मीटर को विदेशी तकनीक की तर्ज पर इसको साफ किया जाएगा। ये देखिए, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एक कमेटी बनानी पड़ती है। तो आज हम लोगों ने एक सफाई कमेटी बनाई, जिसमें कि हमारे एक्स कुलपति डॉक्टर BS बिष्ट साहब, जो कि हमारे रोटरी के मेंबर हैं, और रोटरी के 3 अन्य सदस्य, साथ में जो प्रशासन है उसके जो असिस्टेंट MNA हैं दीपक गोस्वामी जी, और उनकी तरफ से 4 मेंबर हैं। 8 लोगों की हमने कमेटी बना दी है और इस पर अब हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से और हर 15 दिन में रिव्यू करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम इसमें नेट लगा के, ताकि जो नया कचरा आ रहा है इस नदी में डाउन द स्ट्रीम ना आ पाए, वो ऊपर ही रुक जाए और उसको निकालते हैं। धीरे धीरे फिर हम इसको ड्रेजिंग करके एक सेक्शन को लेके 100 मीटर हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं रुद्रपुर के लिए, ताकि लोगों में एक आशा की किरण जगे कि नहीं, हमारी जो नदी का स्वरूप हो गया वापस आ सकता है। तो 100 मीटर पे हम लोग दिखाएंगे, जिसको कि लोग बाकी 3-4 किलोमीटर तक रेप्लिकेट करें। किस तरीके की थीम दिखेगी? थीम दिखेगी कि जैसे हमारी, अगर आप देखेंगे पत्थर चट्टा तक हम लोग इसके साथ पैदल चलते चलते गए रोटरी के मेंबर्स, तो उस पत्थर चट्टा में वहाँ पर मछली और एक्वेटिक लाइफ, जैसा कि आप सोचते हो एक नदी होती है, जीवन जिसमें रहता है, वैसी नदी पत्थर चट्टा में है। तो वैसे ही स्वरूप हम देख रहे हैं कि एक दिन इसमें डॉल्फिन
मछलियाँ भी आएँ और बच्चे जो हमारी नई पीढ़ी है, थेम्स नदी जो लंदन में है वैसी इसकी परिकल्पना हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी माता कल्याणी माता अपना जीवन प्राप्त कर ले, पुनर्यौवन प्राप्त कर ले। क्या नाम, क्या पद हुआ आपका? मैं रोटरी क्लब रुद्रपुर का प्रेसिडेंट। चमोली नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को चौड़ीकरण करवाने की मांग को लेकर 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं इस बीच प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन धरना स्थल से उठा दिया है। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों में नाराजगी और भी बढ़ चुकी है। इसी बीच भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोग गुड्डू लाल और मदन सिंह एक टावर पर चढ़ गए, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि इन लोगों का प्रदर्शन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं हालात को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची और इस बीच प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही उनकी मांग नहीं मानी गई तो पूरा बाजार बंद किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। वहीं रुद्रपुर में रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही अब तक रुद्रपुर कोतवाली में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का दूसरा मामला सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के रहने वाले चिराग नाम के एक शख्स ने दिल्ली की नेशनल साइबर स्पेशल सेल में जून 2020 को शिकायत दर्ज की थी। इस मामले को जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस को सौंपा गया और जांच करने के बाद पुलिस को पता चला कि शिकायत बिल्कुल सही है। इसके बाद स्पेशल सेल ने शिकायत को देहरादून पुलिस मुख्यालय भेजा। इस बीच अब रुद्रपुर कोतवाली इलाके में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यह दूसरा मामला सामने आ चुका है, जिसमें मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यह मामला सामने आया है। इसमें शिकायत पहले दिल्ली के स्पेशल सेल को की गई थी, उसके बाद इसकी जांच की गई और विवेचना के बाद यह पाया गया कि यह शिकायत सही है। उत्तराखंड पुलिस ने भी इसमें जांच की और इस पूरी शिकायत को सही पाया है और इसके बाद देहरादून की पुलिस मुख्यालय में इसको हस्तांतरित किया गया और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यह दूसरा मामला अब तक सामने आ चुका है। साइबर से एक कंप्लेन आया था और साइबर सेल से इसकी जांच हुई है। उसके उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें वादी को व्हाट्सएप के माध्यम से कोई लिंक आया था, उस लिंक को उसने क्लिक किया तो उसके मोबाइल पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिंक थे, वो जो वीडियो उसको डाउनलोड हुआ, तो उसमें उसने ऑनलाइन कंप्लेन किया और साइबर सेल से जांच होकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसमें मुकदमा अज्ञात के खिलाफ हुआ है और विवेचना जारी है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली की एक कॉलोनी में एक मकान पर माली और चौकीदार का काम करने वाले व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। इसके बाद मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया है। मृतक व्यक्ति रुड़की के आसफ नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल मौत की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। तो मकान से एक शव बरामद हुआ है और पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स 2021 और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए उत्तराखंड राज्य स्कीइंग टीम का चयन ट्रायल पूरा हो चुका है। यह ट्रायल औली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप की बर्फीली ढलानों पर हुआ है। वहीं जूनियर नेशनल विंटर गेम्स ट्रायल में अंडर 16 से लेकर अंडर 21 कैटेगरी वर्ग में तकरीबन 35 एथलीटों ने स्कीइंग और स्नोबोर्ड ट्रायल में हिस्सा लिया और नेशनल विंटर गेम्स में राज्य टीम की जगह बनाने के लिए अपना दमखम दिखाया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 8 फरवरी से 15 तक स्पोर्ट्स चलेंगे, जिसके लिए स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन चमोली के सभी खिलाड़ियों का ट्रायल हुआ है। तो खेलो इंडिया गेम का ट्रायल संपन्न हो चुका है। 35 एथलीट ने इसमें अपना दमखम दिखाया है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है। वहीं स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सुबह 4 बजे से पहले श्रद्धालुओं का हर की पौड़ी पर पहुंचने का सिलसिला लगातार
जारी है। स्नान को लेकर उत्तराखंड से लगे बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। किसी को भी जबरन रोका नहीं जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं से प्रशासन की यही अपील है कि वो कोरोना जांच रिपोर्ट साथ लेकर आएं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने बॉर्डर पर रैंडम जांच के इंतजाम भी किए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग में अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो रैंडम कोरोना की जांच की जाएगी और जो लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने बताया कि यह स्नान कुंभ का पहला पर्व स्नान की तर्ज पर किया जा रहा है। मकर संक्रांति स्नान पर्व आज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। लोगों का आवागमन काफ़ी मात्रा में अभी हो रहा है। फिलहाल जो है इस बार क्राउड कंट्रोल के साथ साथ कोविड कंट्रोल का भी प्रयास किया जा रहा है। तो लोगों का मास्क वितरण भी किया जा रहा है, मास्क इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी यथासंभव जो है कर रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि में पूरा जो है तैयारी किया हुआ है। अभी हमारा एंटायर पुलिस फोर्सेस जो है कल से ही जो है ड्यूटी में है। सारे एरियाज़ का जो है डिटेल ढंग से जो है देख रहे हैं। अभी हम लोग भी इंस्पेक्शन करके देख रहे हैं। अभी तक सारे व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। हमारा बाहर के जिले से भी फोर्स आए हैं, हमारे जिले का फोर्स भी लगे हैं। इसका अतिरिक्त पीएसी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी लगे हैं। सुरक्षा का दृष्टिगत जो है पूरी से इंतजाम है। कोविड के देखते हुए जो है हमने इसका पालन करने के लिए लगातार जो प्रचार हम कर रहे हैं, हमें विभिन्न पोस्टर के माध्यम से कर रहे हैं, बॉर्डर से भी इनका अवगत करा रहे हैं। इसका अतिरिक्त हमारा मास्क भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और चालान का कार्रवाई भी कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी गई थी, वो कल हमने एक एडवाइजरी जारी किया है। हम बॉर्डर में भी उसको अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी इस टाइप का लोग ना आए ताकि जो है कोरोना काल में जो है उनका थोड़ा सुरक्षित रह सके। मसूरी के पास जौनपुर, जौनसार और रवाई घाटी में माघ के महीने में मनाए जाने वाला मरोज त्योहार शुरू हो चुका है। इस त्योहार में हर गांव के घर घर में बकरे काटने के साथ तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मरोज का यह त्योहार कई पीढ़ियों से मनाया जा रहा है, जिसमें गांव से बाहर रहने वाले सभी लोग अपने घर आते हैं और त्योहार में शिरकत करते हैं। इस त्योहार में स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ खूब जश्न मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान पूरे 1 महीने तक हर गाँव के पंचायती आंगन के साथ घरों में लोक संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इस खास पर्व को देखते हुए गाँव में कई परिवार पूरे साल भर घर पर बकरों को पालते हैं। यही बकरे इस त्योहार के भी काम आते हैं। पर्व के दौरान यहाँ की अनूठी परंपरा और मेहमान नवाजी पर विशेष जोर रहता है, जिसमें इस त्योहार के दौरान मेहमानों, रिश्तेदारों, गांव के लोग समेत तमाम लोगों को घर बुलाया जाता है। इस पूरे महीने दावतों का दौर भी चलता है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे दिनेशपुर पहुंचे। यहां उन्होंने लोहड़ी में हिस्सा लिया है और साथ ही समाज की तरक्की के लिए दुआएं भी की हैं। अरविंद पांडे के शामिल हुए लोहड़ी कार्यक्रम में लोगों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया है। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे लोक पर्व लोहड़ी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।